जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो पीछे का अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो पीछे का ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप पीछे का पूरा सेट देखेंगे 6 प्रैक्टिस सेट आपको लग गया होगा किस प्रकार इसमें जो है ना क्वेश्चन दिया गया है और इसका डिटेल जो हम पीडीएफ सेंड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देखोगे कितना एक बुक जैसा जो है इसका डिस्कशन पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है। तो जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 18,000 प्लस मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ टेस्ट आपको सारा वहाँ पे मिलता है, ठीक है, करेंट अफेयर सारा कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का आपका 100% फायदा होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 7 है और बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो है ना आगामी जो वैकेंसी आने वाला उसके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चन का जो है आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटास एलम का क्या करते हैं तो प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम लवण का पोटास एलम को जो है ना उसको क्या बोलते हैं, फिटकिरी का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, बताइए। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, बताइए क्या होगा, बताइए। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज में हो जाता है। किसमें होता है, क्वार्ट्ज में हो जाता है, ठीक है। तो बलुई पत्थर रूपांतरित होकर किसमें होता है, क्वार्ट्जाइट बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार नागरिकों के लिए समान अवसरों का क्या है प्रावधान है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का क्या है प्रावधान है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद कितना है तो 16 है। अनुच्छेद कितना है तो 16 है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए क्या है, समान अवसरों का क्या है तो प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितने, तो 8 है। कितने, 8, याद रखिएगा। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। और सौर मंडल के 8 ग्रह कौन कौन है, याद रखिएगा कौन कौन है, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और क्या है, नेपच्यून है। और सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम इस प्रकार कौन कौन है, तो बुध होगा, पहले शुक्र होगा, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और क्या है, नेपच्यून होगा, ठीक है। और सौर मंडल में इन 8 ग्रहों के अलावा कई बौने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे खगोलीय पिंड हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, बताइए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने, बताइए कितना राज्य बना, कितना संघ राज्य क्षेत्र बना, बताइए। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से बने, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बना, ठीक है। तो वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से जो है ना 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बने। और दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ था, गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज वृक्ष अंगीकार किया, बताइए। कह रहा है कौन सा राज्य है जो नीम वृक्ष को राज वृक्ष का अंगीकार किया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है कह रहा है क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है, बताइए। क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, मुक्त ऊर्जा में कमी। क्या होगा, मुक्त ऊर्जा में कमी। तो मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर यह भी अर्थ है कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो जो है ना सहज रूप में होगी, ठीक है। और याद रखिए कि मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर क्या होती है, महज परिवर्तन होती है, ठीक है। क्या होगी, तो महज परिवर्तन होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गांधी जी
कह रहा है कि गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी, बताइए। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी, बताइए। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी होगा। पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में क्या है, रूपांतरित करती है। तो कह रहा है कि गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी, पूंजीवादी समाज को समतावादी, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में क्या करा, रूपांतरित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, कह रहा है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। कह रहा है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। शिलालेख कितना होगा, 13वां होगा, 13वां शिलालेख में है। ठीक है, तो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में क्या है, तो वर्णित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है, बताइए। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है, बताइए। बताइए क्या होगा, सबको पता होगा, बताइए कहाँ है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना पटना के क्या है, गांधी मैदान में है। ठीक है, याद रखिए महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य की मूर्ति बिहार के पटना गांधी मैदान में स्थित है। और इस मूर्ति की ऊंचाई का बात करें तो 72 फुट, जिसे 2013 में स्थापित किया गया था। और इस मूर्ति में गांधी जी 2 बच्चों के साथ क्या है, तो खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं, बताइए। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, बताइए क्या होगा। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो उससे रूपांतरित अंग क्या है, रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि पांडा, पांडा किसके कुल पशु का होता है, बताइए। पांडा किसके कुल का पशु होता है, बताइए। पांडा किसके कुल का पशु होता है, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है, भालू का होता है। तो पांडा भालू परिवार का एक सदस्य होता है। और विशाल पांडा और भालू प्रजातियों के बीच कई शारीरिक और व्यवहारिक क्या होता है, समानताएं होती है। और इसे लाल पांडा से अलग करने के लिए विशाल पांडा के रूप में जाना जाता है। और यह चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में सियुआन प्रांत आदि में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, और पांडा जो होता है लुप्त पर्याप्त प्रजातियों में से क्या है, तो एक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पोलियो का नोमेटिक जीव क्या है, बताइए। पोलियो का नोमेटिक जीव क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, क्या है, विषाणु है। क्या है, विषाणु। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय संसद को, कह रहा है यदि केंद्रीय संसद को राष्ट्र सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आस का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यह यदि केंद्रीय संसद को राष्ट्र सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आस का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए अगर केंद्र सरकार को राष्ट्र सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को हासिल करना हो तो इस आस का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा क्या होगा, तो पारित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कंपनशील राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कंपनशील राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सोनोमीटर। क्या होगा, सोनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत स्थिरीकरण नहीं है, लेकिन मूल अंतरण है, मूल मापन है, मूल संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही है। क्या है, तानाशाही है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस धार्मिक नेता ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था, बताइए। कह रहा है किस धार्मिक नेता ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद ने किया था। कौन किया था, विवेकानंद ने किया था। तो धार्मिक नेता विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। और स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में जो है ना कब किया गया था, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में 1894 में किया गया था। कब किया गया था, 1894 में किया गया था। ठीक है, और प्रथम विश्व धर्म संसद में 1897 में शिकागो में आयोजित किया गया था। और विवेकानंद इस प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन वेदांत दर्शन की सर्वश्रेष्ठ दर्शन जो है ना स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, अर्जेंटीना। क्या होगा, अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। कह रहा न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो क्या होगा।
तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन बंद करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? बताइए। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम के द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मॉडेम का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। और मॉडेम में क्या है? तो हार्डवेयर डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए। कह रहा है पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य? गुजरात। तो याद रखिए, भारत के जो है ना, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य जो है ना, पोतभंजक उद्योग में क्या है? तो अग्रणी है। क्या अग्रणी है? और गुजरात में पोतभंजक उद्योग का विकास राज्य की लंबी समुद्री तटरेखा कारण क्या है? संभव हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन की सीमा से क्या है? लगा हुआ? बताइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो चीन की सीमा से लगा हुआ? बताइए कौन सा राज्य है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा ना कि हिमाचल प्रदेश के राज्य की सीमा जो है ना, चीन से लगती है, याद रखिएगा। और भारत का 7 देशों के साथ जो है ना, स्थल सीमा जुड़ा हुआ है। भारत का 7 देशों के साथ क्या स्थल सीमा जुड़ा हुआ है? कौन कौन देश है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है। और भारत का 3 देशों के साथ स्थल और जल दोनों सीमा क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है ना, कितने देशों के साथ स्थल और जल दोनों सीमा से जुड़ा हुआ है? तो 3 देशों है। कौन कौन है? पाकिस्तान, म्यांमार और क्या है? तो बांग्लादेश है। ठीक है। और याद रखिएगा कि चीन की सीमा से लगे हुए भारत का राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन है? तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है विच्छेदक। कह रहा है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को जो है ना, क्या कहते हैं? बताइए। कह रहा है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कटोराकार झील। क्या हो? कटोराकार झील। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? कटोराकार झील बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? बताइए। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, एक मिनट यहाँ पे ना, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, इसका आंसर ना, कह रहा है कि विच्छेदक। कह रहा है विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सबो झील बोलते हैं। ठीक है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सबो झील बोलते हैं। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो झील बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। यहाँ पे विच्छेदक नदी के बारे में पूछा था, तो क्या होगा? ऑक्सबो झील होगा। ठीक है। तो विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे 26 पे कह रहा है कि किस तिथि को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? बताइए। कह रहा है किस तिथि को संयुक्त राज्य ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था? बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को गिराया था। तो याद रखिए, 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम गिराया था। और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। ठीक है। और पहले परमाणु बम का नाम बोलेगा तो लिटिल बॉय था, और दूसरे परमाणु बम का नाम बोलेगा तो क्या था? तो फैटमैन था। ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। कह रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और क्या होगा? सूक्ष्म किरणें होगा। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास क्या होगा? एक्स किरणें, दृश्य किरणें और क्या होगा? अवरक्त और क्या होगा? सूक्ष्म तरंग। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। इसमें पूछा है कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है? बताइए कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद शुल्क क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन पूंजी अभिलाभ कर, संपदा शुल्क और धन कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर मूल रूप से ऐसे कर होते हैं जिन्हें किसी उत्पाद इकाई पर क्या होता है? लगाया जाता है। ठीक है। और यह कर आमतौर पर निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाए जाते हैं, जिसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके सुधार के लिए किया जाता है? बताइए। जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके सुधार के लिए किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? क्षारीय मृदा। क्या होगा? क्षारीय मृदा। तो याद रखिए, जिप्सम का इस्तेमाल क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है। और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक क्या होता है? नरम सल्फेट खनिज होता है। इसका सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। ठीक है।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पौधे की अधिकता, पौधे की किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है बताइए। पौधे किसकी अधिकता से कारण क्या होता है, मुरझाने लगता है, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन। क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन की अधिकता से क्या होता है, पौधे क्या होता है, मुरझाने लगता है, ठीक है। और पौधे में बाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी की हानि की दर जड़ों से पानी के अवशोषण की दर से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, जिससे पौधे क्या होते हैं, मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिरकोनियम नहीं है, लेकिन प्लूटोनियम है, रेडियम है, यूरेनियम क्या है, तो रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन जिरकोनियम क्या है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है, यह प्रक्रिया 430 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह अपशिष्ट ठोस तरल गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसके परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है, ये भी क्या है, सही है। और यह प्रक्रिया वायुमंडल में दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है, क्या है, तो गलत है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, बताइए। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति हो जाए तब उसे क्या होगा, चालू रहना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है अगर कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति हो जाए तब तक उसे जो है ना चालू रहना चाहिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को 23 दिसंबर 1919 में शाही स्वीकृति मिला। इस अधिनियम में किसका रिपोर्ट में सिफारिश किया गया सुधारों में क्या है शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को 23 दिसंबर 1919 ईस्वी में शाही स्वीकृति मिला और इस अधिनियम में मतलब डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया, बताइए किस में, बताइए कौन सा रिपोर्ट था। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था। क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी घाट, कह रहा है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है, बताइए। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा घनी होती, ज़्यादा जो है ना घनी जंगलों से ढकी होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और जलवायु क्या होती है, तो है ना नम होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता, कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में दोहरी राजनीति मतलब जो है ना का प्रावधान है यहाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। भारत में दोहरी राजनीति मतलब केंद्र और राज्य अब स्थानीय सरकार भी है का क्या है प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या एकल नागरिकता का क्या है प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एथेनॉल, कह रहा है एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, बताइए। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, बताइए। सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है किस सुल्तान को खलीफा समान वस्त्र प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ है, बताइए किससे हुआ है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश से हुआ। किससे, इल्तुतमिश से।
तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को खलीफा सम्मान वस्त्र जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है संतुलन स्तर स्थिति में किस स्थिति में बताइए, संतुलन स्तर स्थिति किस में है बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। किस में होती है, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कह रहा है कि जहां कोई कानून नहीं होता, कह रहा है जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था बताइए। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक कहा था। कौन कहा था, लॉक कहा था। ठीक है, मतलब जॉन लॉक कहा था। तो कह रहा है जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होता, यह कथन किसका है, तो जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है बताइए। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या होता है, टिकी होती है। ठीक है, तो फोटोन की कण बनने की प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या होती है, टिकी होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह जेवियन है बताइए। कौन सा ग्रह जेवियन है बताइए। निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा ग्रह जेवियन है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का क्या है, एक जेवियन ग्रह है। ठीक है, और जेवियन शब्द बृहस्पति के ग्रह के नाम से आया है, जिससे सौरमंडल के अन्य ग्रहों को बृहस्पति जैसा बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला मतलब प्रकृति सबसे भारी तत्व कौन सा है बताइए। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली नहीं है बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर और क्या है, सिग्नल टॉस्किंग ये नहीं है, लेकिन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, और सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। ठीक है, लेकिन मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है, नहीं है बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है बताइए। क्या नहीं है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी नहीं है, लेकिन सिंधी, उर्दू और क्या है, तो संस्कृत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हेप्टेन जो है ना क्या है बताइए। हेप्टेन क्या है बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, एक प्रतिरक्षी है। क्या है, एक प्रतिरक्षी है। नेक्स्ट है 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था बताइए। करा 19वीं सदी में इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन का संस्थापक कौन था बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ मेजनी था। कौन था, जोसेफ मेजनी था। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजक कर देता है बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजक कर देता है बताइए, क्या होगा। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजन कर देता है बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तनुकरण। क्या होगा, तनुकरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड तनुकरण रिडक्शन द्वारा क्या होता है, रंजक पदार्थ को क्या करता है, तो विरंजित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकलीफ PNDT अधिनियम कब पारित किया था बताइए। कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1994 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है बताइए। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन है। क्या है, केराटीन है। ठीक है, कैरोटीन। तो याद रखिए कि गैंडे के सींग और मानव बाल दोनों में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, तो कैरोटीन है। ठीक है, और कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है जो कई तरह के जानवरों के सींग, वाल, पंख, नाखून और उन जो बनाने में क्या करता है, तो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताइए। मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस राज्य का है, तो मणिपुर का है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है बताइए। इसमें एक नहीं पूछा है, कह रहा है सिंधु घाटी के 4 बड़ी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है बताइए, कौन सा एक नहीं है।
तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। रूस की सभ्यता नहीं है लेकिन चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल समान बजट में शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल समान बजट में शामिल किया गया, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2017 से 18 में जो है इसको मतलब साल में क्या करें, मिलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को समान बजट में साल 2017 से 18 में क्या किया गया, शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान, कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह का है। किसका है, खुशवंत सिंह का है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है, बताइए। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई है। कौन है, मोरारजी देसाई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था, बताइए। कह रहा है दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, लाहौर। क्या होगा, लाहौर। तो दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के लाहौर में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम बार अखिल भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई, बताइए। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में किया गया। कब किया गया, 1965 में किया गया। तो भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में किया गया। नेक्स्ट है, मानसून के आराम एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि मानसून के आराम एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को स्रावित होता है और सोने जागने के चक्र को क्या करता है, विनियमित करने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को स्रावित होता है और सोने जागने के चक्र में को विनियमित करने में क्या करता है, मदद करता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। क्या होगा, मेलाटोनिन। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन मस्तिष्क में मौजूद पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और सोने जागने चक्र में क्या करता है, नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है डैश किसके कारण खसरा की बीमारी होती है, बताइए। किसके कारण खसरा की बीमारी होती है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण क्या होता है, खसरा की बीमारी होती है। ठीक है, तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है और मीजल्स का मुख्य कारण क्या है, रूबेला वायरस का संक्रमण है। और खसरा एक क्या अत्यधिक संक्रामक गंभीर वायुजनित रोग है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, बताइए। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, बताइए। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। ठीक है, तो जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वह दर जिसमें वाणिज्यिक बैंक निधियों के अल्पकालीन की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, बताइए। किस दर पर। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों में अल्पकालीन की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक में उधार लेते हैं, किस दर पर, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेपो दर पर। किस पे लेते हैं, रेपो दर पर। नेक्स्ट है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में। तो राजावाड़ी के अखंड खंडहर पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया
किस भारतीय राज्य से संबंधित है बताइए। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार से, अपना बिहार से है। ठीक है, नेक्स्ट है पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है बताइए। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट है असम में पारंपरिक घरों को रिटल्ट पर क्यों बनाया जाता है बताइए। असम में पारंपरिक घरों में स्टीलट पर क्यों बनाया जाता है बताइए, स्टील्ट पर क्यों बनाया जाता है बताइए। 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ और वन जीवों का खतरा के कारण। ठीक है, तो असम में पारंपरिक घरों को स्टीलट पर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा कारण बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुआ था बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1671 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है बताइए। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम सूत्र कहते हैं। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन के को जैन आगम या आगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को जैन आगम या आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है बताइए। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका से। किससे है, तो अफ्रीका से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं बताइए। कह रहा है किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैक्स कैलिस जीते हैं। कौन जीते हैं, जैक्स कैलिस। जैक्स कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। और जैक्स कैलिस जो है ना 166 मैच में 23 बार प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है किस तरह का जलवायु चाय के बागान के लिए क्या है सबसे उपयुक्त है बताइए। कह रहा है किस तरह का जलवायु चाय के बागान के लिए क्या है उपयुक्त है बताइए, किस तरह के जलवायु के लिए बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और क्या है, नम। गर्म और नम के लिए क्या है, तो उपयुक्त है। ठीक है, तो गर्म और नम तरह की जलवायु चाय के बागानों के लिए क्या है, तो सही जो है ना सबके लिए क्या है, तो उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, .gif का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश की पालक माता प्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिसने भिखुनी के रूप में चुना गया था बताइए। कौन सी पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिसने भिखुनी के रूप में चुना गया था बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या थे, बुद्ध था। कौन था, बुद्ध। ठीक है, तो महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पालक माता थी और भिखुनी जो है ना बनने वाली क्या थी, पहली महिला थी। ठीक है, तो क्या होगा, बुद्ध की, क्या होगी, बुद्ध की पालक माता थी। ठीक है, नेक्स्ट है करें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंध रखते हैं बताइए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंध रखते हैं बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो, दिल्ली घराने से। किसे, दिल्ली घराने से रखते हैं। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने से क्या है, संबंध रखते हैं। और उस्ताद इकबाल अहमद खान एक भारतीय शास्त्रीय क्या है, तो गायक थे। ठीक है, इनका जन्म बोलेगा तो 1954 में एक समृद्ध संगीत वंशावली वाले परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में क्या किया, शुरुआत की है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में क्या है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र को क्या करता है, लक्षित करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे बताइए, क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख थे। कौन थे, सी डी देशमुख थे। ठीक है, तो सी डी देशमुख जो है ना भारत रिजर्व के क्या है, तो पहले गवर्नर थे। क्या थे, भारतीय रिजर्व के पहले गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है बताइए। कौन सी एक खारे पानी की झील है बताइए।
तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंगोंग झील। त्योसो झील क्या है? तो एक खारे पानी की झील है। पेंगोंग त्योसो झील क्या है? तो एक खारे पानी की क्या है? झील है। ठीक है, और याद रखिए कि पेंगोंग त्योसे दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है और यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह झील तिब्बती शब्द पेंगोंग त्योसे से ली गई है, जिसका मतलब उच्च घास का मैदान झील होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इंडियन नेवी ने हाल ही में किस देश में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पूरा किया है? बताइए। कह रहा है इंडियन नेवी ने हाल ही में किस देश में हाइड्रोलॉजिकल सर्वे पूरा किया है? बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया है? मॉरिशस में किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए। वर्ष 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एक्सेल्सन जीता है। कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 अगस्त को मनाते हैं। तो महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट TD3 ग्रेड के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? बताइए। कृषि विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट TD3 ग्रेड के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5650 रुपया प्रति क्विंटल है। ठीक है, 5650 रुपया प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने टाटा सन्स के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने अयोध्या के मंदिरों का क्या है? संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो चौथा है। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया है। तो याद है कि कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? बताइए। कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य अंडमान में क्या है? तो अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए क्या है? उत्तरदायी है? बताइए। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए क्या है? उत्तरदायी है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसके आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है? बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए। कौन सा एक सदिश राशि है? बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, लेकिन विद्युत फ्लक्स और क्या है? विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या है? तो अदिश राशि है। ठीक है, इसमें पूछा था कि कौन सा एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन विद्युत फ्लक्स, विद्युत धारा, विद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई जिनकी 217वीं जयंती 23 जनवरी 2025 को मनाई गई का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई जिनकी 217वीं जयंती 23 जनवरी 2025 को मनाई गई का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि दांदेली वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। दांदेली वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो दांदेली वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह अभ्यारण्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के मालेनाडु क्षेत्र में क्या है? तो अवस्थित है और यह काली नदी किनारे बसा है और बेलगाम से करीब 100 किलोमीटर क्या है? तो दूर है।
नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और क्या है, प्रौद्योगिकी से क्या है, संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि डैश एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और उसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है, बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि कौन सा एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और उसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा साइंस है। क्या है, डेटा साइंस है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि देखिए यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो 5 है ना वो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा बना लीजिएगा क्लास को रोक करके, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। देखिए 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसको देखिए, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह प्रश्न कथन में दो कथन दिया गया। वे कथन में कह रहा है वे कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है, दोनों कथनों में पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में कितना 6% की कमी की है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग में इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की क्या है, गिरावट देखी है। तो क्या है, तो 1 और 2 दोनों क्या स्वतंत्र कारणों से क्या है, तो प्रभाव। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। तो आप लोग क्लास को जो है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट पहले लगाना लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस सेट क्लास से पहले लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना इस होमवर्क सीरीज जो बिहार दरोगा का बैच 3 आया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका बुक के साथ साथ आपका होमवर्क भी करवाया जा रहा है। तो जितने भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले, देखिए अभी वैकेंसी नहीं आया है। आपको बता देते हैं कि 10 दिन के अंदर जो है ना अप्रैल मतलब 15 अप्रैल से देखिएगा पहले आपका बिहार दरोगा वैकेंसी आ जाएगा। तो अभी से जो है ना तैयारी को और दोगुनी कर दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि वैकेंसी कब आएगा तो कब तैयारी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप, इसमें आपका जो है ना होमवर्क के साथ साथ आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारा कुछ ओवरऑल जो है ना बिहार दरोगा का सारा कुछ करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को जुड़ करके जो है अपना तैयारी को और बेस्ट कीजिए, अपना तैयारी को शुरुआत कीजिए। अभी 3 से 4-5 दिन हुआ अभी स्टार्ट हुए ग्रुप, ठीक है ना। इसमें मंडे टू फ्राइडे डेली इसमें होमवर्क करवाया जाता है। प्रैक्टिस सेट के साथ पर डे आपको करवाया जाएगा, या तो ज्ञान बिंदु का या तो बुक से हो, आपका 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है। तो आप इस ग्रुप से जुड़ करके अपना तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। तो जिनको भी तैयारी करना है शुरू से, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका अगर फ़ी का बात करें 149 फ़ी है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए, कोई डाउट है तो आप नंबर दिया गया, नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वो बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना जो भी क्लास आप लोग को बताते हैं, जो भी क्लास इस चैनल पे आता है, आप सभी क्लास को देखा कीजिए। आपके लिए सारा क्लास करवाया जाता है। तो कोई प्रैक्टिस सेट हो या तो क्वेश्चन बैंक का क्लास हो, सभी क्लास को देखा कीजिए, ठीक है। और बाकी जो होमवर्क सीरीज जगह जो क्लास अभी नहीं आ रहा है, तो वो भी क्लास आपका जो भी छूटा हुआ है सारा क्लास आपको करवा दिया जाएगा। तो क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।